नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। साल था 1964 और नवंबर का महीना था। इटली की राजधानी रोम में ठीक ठाक ठंड पड़ रही थी, लेकिन आज 18 तारीख को हो रही बेमौसम बरसात ने इस प्राचीन शहर को कहीं ज्यादा ठंडा कर दिया था। दांत कड़कड़ाने वाले इस मौसम में फिमिचिनो एयरपोर्ट के रनवे नंबर 6 पर इटालियन कस्टम्स के 3 अधिकारी एक प्लेन के पास खड़े हुए हैं। यूएई एयरलाइंस के इस पैसेंजर जेट को इजिप्ट की राजधानी कायरो के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन ना ही अभी तक इसके पायलट का कुछ अता पता था और ना ही यात्रियों का। पिछले 2 घंटों से इस प्लेन के बाएं विंग के नीचे खड़े ये इटालियन अधिकारी अपनी हथेलियों में फूंक मार मार के उन्हें रगड़े जा रहे थे कि तभी अचानक यूएई एयरलाइंस की एक वैन रनवे पर प्रकट होती है और फुल स्पीड में इस प्लेन की तरफ बढ़ने लगती है। प्लेन के पास पहुंचकर इस वैन का ड्राइवर पूरी ताकत से ब्रेक्स लगाता है और ये स्किट मारती हुई प्लेन के दाएं विंग के नीचे आकर रुक जाती है। वैन के रुकते ही इसकी अगली सीट से इजिप्शियन मूल के 2 आदमी बाहर निकलते हैं और पिछला दरवाजा खोल के एक बड़े से मेटल ट्रंक यानी कि एक संदूक को बाहर निकालने का प्रयास करने लगते हैं। इस संदूक के ऊपर फ्रेंच, इंग्लिश और अरबी अक्षरों में डिप्लोमेटिक लगेज लिखा हुआ था और इन दोनों लोगों को ऐसे जोर लगाते देख साफ पता चल रहा था कि इसके अंदर कुछ बहुत ही भारी सामान ले जाया जा रहा है। अरे थोड़ा जल्दी करो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। इनमें से एक इजिप्शियन कस्टम ऑफिसर्स की तरफ देखते हुए आगे कहता है, आप भी हाथ लगवा दोगे तो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और हाँ, जरा ध्यान से उठाना, संदूक नीचे नहीं गिरना चाहिए। अंग्रेजी में कहने के बाद ये इजिप्शियन अपने साथी की तरफ मुंह घुमाता है और फिर मुस्कुराते हुए उससे अरबी में कहता है, वैसे तो इसको जानवरों वाले कंपार्टमेंट में ही फेंकना है। इस इजिप्शियन का ये मजाक खत्म होते ही ये और इसका साथी दोनों ठहाके मार के हंसने लगते हैं। लेकिन अपने इस मजाक पर बत्तीसी खोलकर हंस रहे दोनों इजिप्शियंस ये नहीं जानते थे कि इन इटालियन ऑफिसर्स में से एक अच्छी खासी अरबी जानता है। और अरबी बोलने वाला वो इटालियन ऑफिसर ऐसा कुछ व्यक्त भी नहीं होने देता, लेकिन अब उसके मन में थोड़ी सी उत्सुकता जरूर जाग चुकी थी। एक इतना बड़ा संदूक जिसके ऊपर डिप्लोमेटिक लगेज लिखा हुआ है, वो एनिमल सेक्शन में क्यों जाने लगा? उसे तो प्लेन के लगेज कंपार्टमेंट में जाना चाहिए। यही सोचते हुए ये इटालियन ऑफिसर अपने साथियों के साथ दोनों इजिप्शियंस की मदद करने आगे बढ़ जाता है। संदूक के पास पहुंचे कस्टम अधिकारी नोटिस करता है कि इसके ऊपर मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स कायरो और प्रॉपर्टी ऑफ इजिप्शियन एम्बेसी रोम लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये था कि वियना कन्वेंशन के नियमों के अनुसार ये अधिकारी चाहते हुए भी इस ट्रंक की तलाशी नहीं ले सकते थे। लेकिन अरबी बोलने वाले इस इटालियन ऑफिसर की बाईं आंख तो फड़फड़ाना शुरू हो चुकी थी। वो देख रहा था कि बारिश से लबालब इस ठंडे मौसम में भी इन हट्टे कट्टे इजिप्शियन आदमियों के माथों से पसीना रिस रहा है। सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ इस ट्रंक के अंदर क्या है? अरबी बोलने वाला अधिकारी बहुत ही विनम्रता के साथ ये पूछता है तो एक इजिप्शियन कुछ क्षण अपने साथी का मुंह ताकने के बाद उत्तर देता है, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे एम्बेसडर साहब कायरो भिजवा रहे हैं। अब आपके सवाल खत्म हो गए हो तो प्लीज इसे जल्दी प्लेन में लोड करवा दो। अपना सर हाँ में हिलाते हुए इटली का एक कस्टम अधिकारी नोटिस करता है कि उत्तर देते समय इस इजिप्शियन के हाथ कांप रहे हैं और वो बहुत ज्यादा नर्वस भी हो रहा है। कुछ सेकंड सोच विचार करने के बाद यह अधिकारी थोड़ी सी हिम्मत जुटाता है और फिर अपना सर इस संदूक की तरफ झुकाने लगता है। ये डिप्लोमेटिक सामान है, तुरंत पीछे हट जाओ। इस इटालियन को ऐसा करते देख वो इजिप्शियन जोर जोर से पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। इजिप्शियन आदमी की इस चीख और बारिश के शोर में इटालियन ऑफिसर को ऐसा प्रतीत होता है जैसे ट्रंक के अंदर से कोई आवाज आ रही हो, लेकिन ये उसका एक वहम भी हो सकता था। कुछ क्षणों तक इन दोनों इजिप्शियंस और उनके संदूक को घूरने के बाद ये कस्टम अधिकारी उस आदमी की तरफ अपना मुंह बंद करने का इशारा करता है और एक बार फिर अपना दायां कान संदूक की तरफ झुकाना शुरू कर देता है। अब वो आवाज बिल्कुल साफ हो चली थी, गलती या शक का कोई स्कोप नहीं रह गया था।
पहले इंग्लिश, फिर फ्रेंच और अंततः इटालियन में ट्रंक के अंदर से आ रही एक दबी दबी सी आवाज ये कहने का प्रयास कर रही थी, हेल्प, हेल्प, सेव मी, असैसिन। नमस्कार, जय मां भारती। ट्रंक के अंदर से आ रही इस आवाज को सुनते ही कस्टम अधिकारी अपने रेडियो का बटन दबाता है और उधर दोनों इजिप्शियन डिप्लोमेट्स वैन के अंदर बैठ एयरपोर्ट से बाहर भागने का प्रयास करने लगते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। इसी एयरपोर्ट की एक दूसरी एंट्रेंस पर इन दोनों की वैन को सिक्योरिटी द्वारा इंटरसेप्ट कर लिया जाता है और चारों तरफ से अपने ऊपर बंदूकें तनी देख ये दोनों बिल्कुल चुपचाप सरेंडर कर देते हैं। रोम के इस एयरपोर्ट पर हुई यह घटना इटली ही नहीं पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाली थी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक अत्यंत पेचीदा शतरंज के खेल में उलझाने वाली थी। इस ट्रंक के अंदर बंद व्यक्ति कौन था और इसकी नागरिकता क्या थी, और ये दोनों इजिप्शियन डिप्लोमेट्स इसको किडनैप करके इस तरह कायरो क्यों ले जा रहे थे? ये कुछ ऐसे सवाल थे जिनके ऊपर मीडिया में एक से बढ़कर एक सर घुमाने वाली कहानियां छपने वाली थीं, लेकिन वास्तविक कहानी तो कुछ और ही थी। इस घटना के पीछे का असली प्लॉट कुछ ऐसा था जिसकी रचना दुनिया का बड़े से बड़ा जासूसी राइटर चाहकर भी नहीं कर सकता था। फिमिचिनो एयरपोर्ट की डिस्पेंसरी में जब इस संदूक को खोला जाता है तो आसपास का वातावरण एक अत्यंत विकराल बदबू से भर जाता है। कुछ लोगों की उल्टी छूट जाती है तो कुछ संदूक के अंदर का दृश्य देख लगभग बेहोश से हो जाते हैं। इस संदूक के अंदर एक आदमी ममी पोजीशन में बंधा पड़ा था। पहली नजर में ही साफ समझ आ रहा था कि यह आदमी काफी समय से संदूक के अंदर बंद पड़ा हुआ था। इसके मुंह पर एक पट्टी बंधी हुई थी जो किसी तरह नीचे आ गई थी। यह नशे की हालत में था और रह रहकर कुछ बड़बड़ाने का प्रयास कर रहा था। इस आदमी को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करा इसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। इस समय तक इटली की अथॉरिटीज के पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए अपने द्वारा तैयार की गई शुरुआती रिपोर्ट में पुलिस इसको नाम देती है द ममी। दो दिन चले इलाज के बाद इस आदमी को होश आने लगता है और जब यह पूरी तरह ठीक हो जाता है तो रोम के पुलिस हेडक्वार्टर्स ले जाकर इससे पूछताछ शुरू कर दी जाती है। पुलिस के साथ पूछताछ में यह आदमी खुलासा करता है कि इसका नाम जोसेफ दहान है। वैसे तो इसका जन्म 1944 में मोरक्को में हुआ था, लेकिन अब यह एक इजरायली नागरिक है। जोसेफ द्वारा यहां तक दी गई जानकारी तो ठीक थी, लेकिन इसके आगे वो जो कहानी सुनाता है वो सीधा किसी बी ग्रेड जासूसी नॉवल से उठाई हुई लग रही थी। वो बताता है कि वो अभी कुछ दिन पहले ही रोम आया था और 16 नवंबर की शाम विया वेनेतो इलाके में स्थित कैफे डे पेरिस में बैठा हुआ था कि तभी कुछ लोग उसके पास आए और खुद को इजिप्शियन एम्बेसी का ऑफिशियल बताते हुए उसे अपने दूतावास में इंटरप्रेटर की नौकरी ऑफर करने लगे। जोसेफ के अनुसार इसी बातचीत के दौरान इन लोगों ने उसे खूब शराब पिलाई। थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गया और जब उसकी आंखें खुली तो वो एक बड़े से घर के अंदर एक बिस्तर पर पड़ा हुआ था। इस घर में इन लोगों ने उसे कई सारे इंजेक्शंस दिए, जिसके बाद वो एक बार फिर से बेहोश हो गया और इस बार जब उसकी आंखें खुली तो वो चलती गाड़ी में एक बड़े से ट्रंक के अंदर बंधा पड़ा था। ये इंजेक्शंस वाली बात तो लूक सच बोल रहा था। डॉक्टर्स के अनुसार उसे वाकई नशे की दवाई दी गई थी, लेकिन उसकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी। असल में उसके किडनैपर्स ने उसे दवाई देने में थोड़ी सी गलती कर दी थी और इसी वजह से प्लेन टेक ऑफ होने से पहले ही उसको होश आ गया था। लेकिन इटालियन पुलिस के लिए जोसेफ की बाकी बातों पर विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। उन दोनों इजिप्शियन डिप्लोमेट्स ने रोम जैसे इतने बड़े शहर में उसको ढूंढा कैसे था, और वो दोनों इतना ज्यादा रिस्क उठाकर उसे एक इतने फेमस और भीड़ भाड़ वाले इलाके से किडनैप क्यों कर रहे थे? ये कुछ ऐसे सवाल थे जिनके उत्तर जोसेफ नहीं दे पा रहा था और यही चीज उसकी कहानी को अविश्वसनीय बना रही थी। उधर पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर मीडिया में भी अटकलों का बाजार बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। कोई जोसेफ को डबल एजेंट कह रहा था तो कोई ट्रिपल एजेंट। अखबारों के फ्रंट पेजेस पर उसके लिए द मैन इन द ट्रंक और द ममी मैन जैसी हेडलाइंस छापी जा रही थीं। उधर मोरक्को और इजराइल दोनों ही देशों के दूतावास जोसेफ दहान नाम के किसी भी आदमी की जानकारी होने से साफ इनकार कर देते हैं। उनके अनुसार इस नाम का कोई आदमी कभी उनके देश का नागरिक रहा ही नहीं था।
और वो दोनों आदमी जो उस दिन जोसेफ को ट्रंक में डाल कायरो ले जाने का प्रयास कर रहे थे, उनकी पहचान इजिप्शियन एम्बेसी के कर्मचारियों के रूप में की जाती है। मोसीम अल नगलावी और सलीम उस्मान अल सैयद नाम के इन डिप्लोमेट्स को इटली से तड़ी पार कर तुरंत वापस कायरो भेज दिया जाता है। और रोम में पोस्टेड इजिप्ट के एम्बेसडर तो मीडिया के सवालों से इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि इस पूरे प्रकरण को इटली का ही एक षड्यंत्र बता डालते हैं। कोई दूसरा रास्ता ना देख इटालियन सरकार इस केस को अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी AISI के हवाले कर देती है और AISI के काउंटर इंटेलिजेंस चीफ सबसे पहले इजिप्शियन एम्बेसडर को अपने पास बुला के मीडिया से झूठ बोलने के लिए उसकी खूब क्लास लगाते हैं। इस समय तक AISI के पास भी इस केस के ऊपर कोई खास जानकारी नहीं थी। जोसेफ के ऊपर मीडिया को दिए अपने पहले आधिकारिक बयान में AISI कहती है, जोसेफ दहान के ऊपर हम बस एक ही बात पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि उसका नाम जोसेफ दहान तो बिल्कुल नहीं है। जनवरी 1965 में एक दिन AISI का एक एजेंट अपने दिन की शुरुआत करने अभी अपने ऑफिस में घुसा ही था कि उसकी टेबल पर रखा फोन बजने लगता है। जैसे ही वो फोन उठाता है, दूसरी तरफ से आवाज आती है, सर मैं तेल अवीव से बोल रहा हूँ। मैं एक अखबार के लिए काम करता हूँ और 16 घंटे पहले एक ऐसी औरत से मिल के आ रहा हूँ जो खुद को जोसेफ दहान की पत्नी बता रही है। बहुत ज्यादा चौंक चुका एजेंट इससे पहले कुछ बोल पाता, वो पत्रकार अपनी बात आगे जारी रखता है। सर इराक में जन्मी औरत अपने बच्चों के साथ तेल अवीव से कुछ दूर पीता तिकवा नामक एक कस्बे में रहती है और इसके अनुसार जोसेफ का असली नाम जोसेफ नहीं बल्कि मोर्देकाई लूक है। अपनी बात खत्म करते ही वो पत्रकार फोन काट देता है और इससे पहले कि AISI उस महिला से संपर्क कर पाती, ये खबर इजराइल के एक बहुत बड़े अखबार में छप जाती है। इस खबर के छपने के बाद 4 और ऐसी महिलाएं सामने निकल कर आती हैं जो जोसेफ दहान की पत्नी होने का दावा कर रही थीं। इन चारों महिलाओं के अनुसार भी जोसेफ का असली नाम मोर्देकाई लूक ही था। इनमें से एक जर्मन मूल की औरत तो उससे इतना ज्यादा प्यार करती थी कि उसका झूठ पकड़े जाने के बाद भी उसके लिए महंगे से महंगा वकील हायर कर उसे जेल से बाहर निकालना चाहती थी। लेकिन जेल में बैठा लूक किसी से भी मिलने या कानूनी मदद लेने से साफ इनकार कर देता है। स्पष्ट था कि वो जेल से बाहर नहीं आना चाहता था, लेकिन क्यों? इन चारों महिलाओं से AISI को पता चलता है कि पिछले कुछ महीनों से लूक नेपल्स शहर के एक होटल रूम में रह रहा था और जब AISI उसके इस कमरे की तलाशी लेती है तो उसे समझ में आ ही जाता है कि वो जेल से बाहर क्यों नहीं आना चाहता। AISI को लूक के कमरे से एक अंगूठी मिलती है जिसमें स्पाई कैमरे की माइक्रो रील को छिपाने के लिए एक कंपार्टमेंट बना हुआ था। इसके अलावा उसकी अलमारी से कई सारी वेशभूषाएं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और कई सारे छोटे छोटे माइक्रोफोन्स और कैमरे भी मिलते हैं। लूक का ये सारा सामान और गैजेट्स देख AISI को विश्वास हो जाता है कि वो कोई साधारण सिविलियन नहीं बल्कि एक मास्टर स्पाई है। 18 नवंबर की उस दोपहर को जरा एक बार फिर से याद कीजिए जब फिमिचिनो एयरपोर्ट की एंट्रेंस पर उन दोनों इजिप्शियन डिप्लोमेट्स को एक छोटी सी चेज के बाद पकड़ा गया था। उस समय सारा दृश्य देखने के लिए वहां एक भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी और इसी भीड़ में खड़े 2 आदमी दूसरों की ही तरह बिल्कुल चुपचाप ये सीन देख रहे थे। इधर एयरपोर्ट सिक्योरिटी इन दोनों इजिप्शियन डिप्लोमेट्स को अरेस्ट कर अंदर ले जाती है और उधर ये दोनों आदमी एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगते हैं। थोड़ी दूरी पर खड़ी अपनी गाड़ी में बैठते हैं और लगभग आधे घंटे ड्राइव करने के बाद रोम के बाहरी इलाके में बने एक बड़े से घर के बाहर पहुंच जाते हैं। इस घर के बाहर पहुंचने के बाद पहले तो ये दोनों आदमी चारों तरफ अच्छे से अपनी नजरें घुमाते हैं, गाड़ी से नीचे उतरते हैं, घर का दरवाजा खोलते हैं, अंदर घुसते हैं और अंदर रखे फोन से एक नंबर डायल करके कहते हैं, चिड़िया और चिड़ीमार दोनों इटालियंस के पिंजरे में आ चुके हैं। असल में ये दोनों आदमी रोम में पोस्टेड मोसाद के अंडर कवर एजेंट्स थे। इन दोनों के कोड नेम्स थे एजेंट डॉन और एजेंट डेरेक। वो चिड़िया कोई और नहीं बल्कि लूक था और चिड़ीमार उन दोनों इजिप्शियन डिप्लोमेट्स को दिया गया कोड वर्ड।
मोसाद के दोनों एजेंट्स कुछ दिनों या हफ्तों से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से एक साई की तरह लूक का पीछा कर रहे थे। ये दोनों लूक का पीछा कर रहे थे क्योंकि लूक एक इजरायली था और पिछले कई सालों से इजराइल के जानी दुश्मन इजिप्ट के लिए जासूसी कर रहा था। इजिप्शियंस के इस डिप्लोमेटिक संदूक में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। 18 नवंबर की उस दोपहर एयरपोर्ट पर खड़े इटालियन कस्टम्स के उन अधिकारियों को यह कोई पूर्वाभास या इंट्यूशन नहीं हुई थी, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उनको कुछ घंटे पहले ये इंटेलिजेंस दी गई थी कि इजिप्शियन दूतावास के कुछ लोग एक आदमी को ट्रंक में डाल कायरो ले जाने का प्रयास करने वाले हैं। यही कारण था कि उस दिन कस्टम्स के तीन अधिकारी 2 घंटों से बारिश में खड़े इजिप्शियंस का इंतजार कर रहे थे और एयरपोर्ट के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर इसीलिए सिक्योरिटी को हाई अलर्ट मोड में रहने का आदेश दिया गया था। और वो पत्रकार जिसने इटली के इंटेलिजेंस ऑफिसर को फोन कर लूक की पत्नी के बारे में बताया था, वो भी मोसाद का ही एक एजेंट था। उस दिन दोनों इजिप्शियंस को गिरफ्तार होते तो मोसाद के एजेंट्स ने अपनी आंखों से देख ही लिया था और जब यह पुष्टि भी हो जाती है कि लूक जिंदा और सही सलामत है, तब मोसाद अपने इस ऑपरेशन के पार्ट 2 पर काम करना भी शुरू कर देती है, एक मिशन जिसे नाम दिया जाता है ऑपरेशन ममी। पांच वर्ष की आयु में मोरक्को से इजराइल आया मोर्देकाई लूक 18 वर्ष का होते ही आर्मी ज्वाइन करने के साथ साथ कारपेंट्री का काम भी करने लगता है। लेकिन उसके शौक बहुत ज्यादा थे और कमाई उस हिसाब से बहुत ही कम। इसी के चलते उसे लूटपाट का प्रयास करने समेत अनेक छोटे मोटे अपराधों में कई बार जेल जाना पड़ता है। औरतों, जुए और शराब की लत से परेशान लूक कभी पुलिस तो कभी उन लोगों के हत्थे चढ़ा होता जिनसे उसने पैसा उधार लिया हुआ था। यही कारण था कि 1960 में अपनी रिजर्व कंपनी के साथ पेट्रोलिंग करते समय वो गाजा के रास्ते इजिप्ट में घुस जाता है और अंदर घुसते ही अपने दोनों हाथ ऊपर कर इजिप्शियन आर्मी के सामने सरेंडर करते हुए कहता है, मैं एक इजरायली हूं और आपके बहुत काम आ सकता हूं, लेकिन पहले मुझे आपकी सरकार से राजनीतिक शरण चाहिए। लूक ने सोचा था कि एक इजरायली ज्यू के मुंह से ये सुन इजिप्शियन नाचने लगेंगे और उसे हाथों हाथ अपना एजेंट बना लेंगे, लेकिन होता ठीक इसका उल्टा है। अच्छी खासी धुलाई करने के बाद इजिप्शियन अथॉरिटीज उसे जेल के अंदर डाल देती हैं, क्योंकि जहां तक इजिप्ट का सवाल था, मोर्देकाई लूक नाम का ये आदमी बहुत ही आसानी से एक इजरायली स्पाई भी हो सकता था। अब जेल में बंद मोर्देकाई लूक वहां के गार्ड्स को बार बार यह विश्वास दिलाने का प्रयास करता है कि वो इजरायली स्पाई नहीं है, उसका मोसाद से कोई लेना देना नहीं है और वो वास्तव में सच्चे दिल से इजिप्ट के लिए काम करना चाहता है। इजिप्शियन अथॉरिटीज का दिल जीतने के लिए लूक कई बार खुद को मारने का प्रयास भी करता है। एक बार वो अपनी नस काट लेता है तो एक बार दूसरी मंजिल की खिड़की से कूद जाता है, लेकिन दोनों ही बार जेल के डॉक्टर समय रहते उसकी जान बचा लेते हैं। आखिरकार लूक की हरकतें काम कर ही जाती हैं। इजिप्ट की सीक्रेट सर्विस को विश्वास हो ही जाता है कि वो सच बोल रहा है। उनकी नजरों में एक हैंडसम और स्मार्ट नौजवान होने के साथ साथ इजरायली नागरिक था, यहूदी था, कई सारी भाषाएं बोल सकता था और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इसके पास मिलिट्री एक्सपीरियंस भी था। 6 महीने चली कठोर ट्रेनिंग और अनेकों टेस्ट के बाद 1962 की गर्मियों में मोर्देकाई लूक को GIS द्वारा एक फुली ट्रेन्ड ऑपरेटिव का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। लूक को पश्चिमी यूरोप में अंडरकवर पोस्टिंग दी जाती है। उसका काम फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली में रहने वाले इजरायलियों से संपर्क कर इजराइल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना था। इजिप्ट छोड़ने से पहले GIS के एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर द्वारा दी गई फाइनल ब्रीफिंग में लूक को बिल्कुल साफ निर्देश दिए जाते हैं। जब तुम किसी भी इजरायली नागरिक से मिलोगे तो उसका नाम, जॉब, पता, सब कुछ, हर प्रकार की छोटी से छोटी जानकारी, चाहे वो कोई गॉसिप या अफवाह ही क्यों ना हो, तुम नोट करोगे और हम तक जरूर पहुंचाओगे। 2 साल तक जर्मनी और स्विट्जरलैंड के म्यूनिख, ज्यूरिख, फ्रैंकफर्ट और बेजल जैसे शहरों में काम करने के बाद लूक को इटली के नेपल्स शहर में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
लेकिन यहाँ नेपल्स में लूक एक बार फिर अपनी पुरानी आदतों की तरफ वापस जाने लगता है और धीरे धीरे अपने इजिप्शियन आकाओं के लिए एक सरदर्द बनना शुरू हो जाता है। नेपल्स में आए लूक को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि वो GIS के अपने हैंडलर से अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग करता है। ये हैंडलर अपने बॉस और इटली में GIS के चीफ सलीम उस्मान अल सैयद से मिलता है और लूक द्वारा दिया गया संदेश एज इट इज उसको सुना देता है। या तो आप मेरी सैलरी बढ़ाइए या मैं आपके लिए काम करना बंद कर दूंगा। और हाँ, ये निर्णय लेते समय याद रखिएगा कि मैं आपकी एजेंसी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। लूक से धमकी मिलने के बाद अल सैयद उससे इजिप्शियन एम्बेसी आकर आराम से मिलने के लिए कहता है, लेकिन वो इससे साफ इनकार कर देता है। लूक अच्छे से जानता था कि यदि एक बार उसने इजिप्शियन एम्बेसी के अंदर अपने कदम रख दिए तो वो कानूनी रूप से इजिप्शियन धरती के ऊपर होगा और फिर तो उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। कोई दूसरा रास्ता ना देख अल सैयद उससे कैफे डे पेरिस नामक एक बहुत ही महंगे और फेमस रेस्टोरेंट में आने के लिए कहता है और लूक भी इसके लिए तैयार हो जाता है। 16 नवंबर 1964 के दिन लूक जब इस कैफे में प्रवेश कर रहा था तो वो पूरी तरह निश्चिंत था कि भीड़ भाड़ वाली इस जगह में कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन वो गलत था। इस रेस्टोरेंट में अल सैयद अपने 2 इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ पहले से ही लूक का इंतजार कर रहा था। लूक भी इनके पास जाकर बैठ जाता है और कुछ घंटों की बातचीत के दौरान ये तीनों इजिप्शियन जासूस उसके लिए एक के बाद एक महंगी वाली शराब की बॉटल्स ऑर्डर करते रहते हैं और लूक भी एक के बाद एक इन बॉटल्स को खाली करने में लगा रहता है। जब अल सैयद को ये विश्वास हो जाता है कि लूक को अच्छा खासा नशा हो चुका है, तब वो अपने दोनों साथियों की तरफ कुछ इशारा करता है और ये दोनों लूक को अपने कंधों पर उठा बाहर खड़ी एक गाड़ी की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। इससे पहले के नशे में धुत लूक को पता चल पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है, ये कार इजिप्शियन एम्बेसी के अंदर प्रवेश कर चुकी होती है। अल सैयद को यह लग रहा था कि उसने अपने इस मिशन को एकदम सफाई से अंजाम दिया है, लेकिन आज वो भी गलत था। असल में जब वो अपने दोनों साथियों के साथ कैफे डे पेरिस में लूक से मिल रहा था, तब उससे केवल कुछ ही फीट की दूरी पर मोसाद के एजेंट डेरेक और डॉन भी बैठे हुए थे और ये दोनों शराब नहीं बल्कि सतर्क रहने के लिए कॉफी पी रहे थे। इन दोनों मोसाद एजेंट्स की आंखों के सामने लूक को किडनैप कर इजिप्शियन एम्बेसी ले जाया जाता है, लेकिन ये उसे बचाने का कोई प्रयास नहीं करते क्योंकि इनके पास सिर्फ ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट के ऑर्डर्स थे, एक्शन लेने के नहीं। असल में जिस दिन लूक को इजिप्शियन इंटेलिजेंस द्वारा भर्ती कर यूरोप भेजा गया था, ठीक उसी दिन से मोसाद उसके पीछे लग गई थी। पिछले 3 सालों में कई बार ऐसे मौके आए थे जब मोसाद बड़े आराम से लूक जैसे गद्दार को खत्म कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था क्योंकि मोसाद के ऑफिसर्स उसके रास्ते इजिप्शियन इंटेलिजेंस के हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स तक पहुंचना चाहते थे। और यही वो कारण था कि पिछले 3 सालों से एजेंट डेरेक और डॉन दिन रात उसके पीछे एक परछाई की तरह चिपके हुए थे। वर्तमान में परिस्थिति कुछ ये थी कि डिप्लोमेटिक कवर में काम कर रहे दोनों इजिप्शियन एजेंट्स अल सैयद और अल नगलावी को वापस इजिप्ट भेजा जा चुका था और लूक की असली पहचान बाहर आने के बाद उसे पुलिस हेडक्वार्टर से एक साधारण सी जेल में ट्रांसफर किया जा रहा था। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जैसे मोसाद चाहती थी। इस फिल्म में हर कलाकार अपना किरदार बिल्कुल वैसे ही निभा रहा था जैसे मोसाद ने कागज पर लिखा हुआ था। इधर लूक साधारण जेल में जाता है और उधर रोम में मौजूद सभी मोसाद एजेंट्स को एक्टिवेट कर दिया जाता है और यहीं से मोसाद उसे जेल से बाहर निकाल इजराइल ले जाने का प्लान बनाना शुरू कर देती है। प्लान जो ऑपरेशन मम्मी का आखिरी चैप्टर होने वाला था।
अब मोसाद एजेंट्स को इस जेल में काम करने वाले ऐसे गार्ड्स या कर्मचारियों को आइडेंटिफाई करना था जिन्हें साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर अपनी तरफ मिलाया जा सके। और कुछ ही हफ्तों की रेकी के बाद मोसाद का एक एजेंट इस जेल में काम करने वाले ऐसे एक गार्ड को मार्क कर लेता है। अपने इस टारगेट को मिस्टर हस्बैंड कोड नेम देने के बाद ये एजेंट 24 घंटे हर मिनट हर क्षण इसका पीछा करने में लग जाता है। अक्टूबर में संडे के एक दिन मिस्टर हस्बैंड उस डिपार्टमेंट स्टोर में आया हुआ था जहां वो हर संडे अपने घर की शॉपिंग करने आया करता था। शॉपिंग करने के बाद मिस्टर हस्बैंड पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एजेंट डॉन आकर खड़ा हो जाता है। नीचे पड़े कुछ पैसे उठाते हुए एजेंट डॉन मिस्टर हस्बैंड से कहता है, भाई साहब ये लीजिए, आपके कुछ पैसे गिर गए हैं। नहीं भाई साहब, ये पैसे मेरे नहीं हैं। अरे रख भी लीजिए भाई साहब, एक साथ दो घर चलाना, दो पत्नियों को पालना बहुत ही महंगा काम है, क्यों? वैसे तो इटालियन गार्ड एक बहुत ही ईमानदार और सीधा साधा जीवन जीने वाला व्यक्ति था, लेकिन एक बात जो इसके बारे में कोई नहीं जानता था वो ये कि इसकी दो बीवियां थीं और इन दोनों ही महिलाओं को एक दूसरे की जरा सी भी भनक नहीं थी। कहने का मतलब ये कि जेल में काम करने वाला ये सीधा साधा सा गार्ड एक साथ दो जिंदगियां जी रहा था। इसके दो परिवार, दो घर थे और ये बात इसके अलावा कोई नहीं जानता था। मोसाद का एजेंट 2 हफ्तों तक इसका पीछा करने के बाद इस बात की पक्की पुष्टि कर चुका था और इतना ही नहीं, वो एक सेल्समैन का भेष धारण कर इसके दोनों घरों पर जाकर इसकी दोनों पत्नियों से मिल भी चुका था। इस गार्ड को मार्क करने के बाद मोसाद ने इसे अपना एसेट बनाने के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था और आज 2 हफ्तों बाद एजेंट डॉन और डेरेक के सामने खड़े इस गार्ड के पास अपने सच का सामना करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इस पार्किंग लॉट में चली कुछ घंटों की बातचीत के बाद मिस्टर हस्बैंड मोसाद के लिए काम करने को तैयार हो जाता है। एजेंट डेरेक उसे कुछ पैसे देता है और आगे की इंस्ट्रक्शंस मिलने तक अपना जीवन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रोज की तरह जीने को कहता है। 1 नवंबर 1965 के दिन एजेंट डेरेक और डॉन मिस्टर हस्बैंड से मिल उसे कुछ पैसे, एक दवाई की शीशी और इस दवाई को इस्तेमाल करने के निर्देश देते हुए उससे कहते हैं, आज से ठीक 3 दिन बाद यानी कि 4 नवंबर के दिन तुम इस दवाई की 5 से 6 बूंदें लूक के लंच में मिलाओगे। नाश्ते में नहीं, डिनर में नहीं, बल्कि दोपहर के समय उसके लंच में। लेकिन सर मेरी ड्यूटी तो कंट्रोल रूम में लगी हुई है, कैंटीन से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। वो तुम्हारा सरदर्द है, कुछ भी करके अपनी ड्यूटी कैंटीन में लगवा लो। अब ऐसी छोटी छोटी बातें भी क्या मुझे बतानी पड़ेंगी? मिस्टर हस्बैंड को थोड़ा सा हड़काते हुए एजेंट डेरेक आगे उससे कहता है, एक बात याद रखना कि दवाई की बूंदें अगर 4 से कम हुई तो वो जेल की डिस्पेंसरी में ही ठीक हो जाएगा और अगर 6 से ज्यादा हुई तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही मर जाएगा। इसीलिए दवाई की बूंदें ठीक 5 या 6 होनी चाहिए, ना ही इससे कम और ना ही इससे ज्यादा। अपने सुपरवाइजर से बात कर मिस्टर हस्बैंड किसी तरह अपनी ड्यूटी जेल की कैंटीन में लगवा लेता है। 4 नवंबर की दोपहर बाकी कैदियों की तरह लूक भी अपना खाना लेता है और जैसे ही मेज पर जाकर बैठता है मिस्टर हस्बैंड उससे खड़े हो तलाशी देने के लिए कहता है। ये एक बहुत ही रूटीन चीज थी, खाना खा रहे कैदियों के साथ अक्सर ऐसा होता रहता था। लूक की तलाशी लेने के दौरान ही मिस्टर हस्बैंड अपने कांपते हुए हाथों से उसके खाने में उस दवाई की 5 से 6 बूंदें डाल देता है और फिर थोड़ी दूरी पर खड़ा हो उसे ये खाना खाते हुए देखने लगता है। लूक खाना खत्म कर वापस अपनी सेल में आ जाता है और ठीक 2 घंटे बाद उसकी छाती में अत्यंत भीषण दर्द उठने लगता है। डॉक्टर के कहने पर लूक को 2 गार्ड्स और एक नर्स के साथ एम्बुलेंस में जेल से कुछ किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल भिजवा दिया जाता है, जहां उसके पेट की सफाई की जाती है और ऑब्जर्वेशन के लिए प्राइवेट वार्ड के कमरे में भर्ती कर दिया जाता है और इस कमरे के बाहर जेल के ही 2 गार्ड्स की ड्यूटी भी लगा दी जाती है। रात के लगभग 8 बजे एक डॉक्टर लूक का निरीक्षण करने आता है और देखता है कि दोनों ही गार्ड्स अपनी जगह से गायब हैं।
ये डॉक्टर कमरे का दरवाजा खोल अंदर घुसता है तो अंदर का दृश्य देख उसके पैरों तले की जमीन डगमगा जाती है। वो देखता है कि बेड के ऊपर लूक की जगह एक गार्ड बेहोश पड़ा हुआ है और दूसरा कमरे के टॉयलेट में जमीन पर लेटा जोर जोर से खर्राटे मार रहा है। हॉस्पिटल के चप्पे चप्पे और आसपास के इलाकों की अच्छे से तलाशी ली जाती है। एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड्स के ऊपर रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है। रोम के हर पुलिस स्टेशन में लूक की एक तस्वीर भिजवा दी जाती है, लेकिन फिर भी उसका कोई नामो निशान नहीं मिल पाता। इटालियन अथॉरिटीज के तोते उड़ जाते हैं। अगले दिन का सूरज निकलने वाला था और अब उनको विश्वास हो चला था कि या तो लूक को जमीन निगल चुकी है या फिर आसमान खा गया है, लेकिन उनको गलत लग रहा था, क्योंकि लूक ना ही जमीन पर था और ना ही आसमान में, वो तो पानी में तैर रहा था। अगले दिन सुबह के लगभग 6 बजे एक नाव भूमध्य सागर में इजराइल के तटीय शहर हाइफा की तरफ बढ़ रही होती है। फुल स्पीड पर चल रही इस नाव के डेक पर एक आदमी खड़ा हुआ है। इसका चेहरा एक स्कार्फ से ढका हुआ है और आंखें दूरबीन से। थोड़ी देर तक चारों तरफ नजरें घुमाने के बाद यह आदमी डेक से नीचे उतरता है, नाव के कंट्रोल रूम में जा एक कप कॉफी बनाता है और फिर कॉफी को अपने हाथ में लिए इस नाव के नीचे बने एक कैबिन की तरफ चलना शुरू कर देता है। कैबिन के अंदर घुसने के बाद अपने चेहरे से स्कार्फ उतारते हुए यह आदमी वहां बिस्तर पर सो रहे एक व्यक्ति को उठाने लगता है। चलो लोग जल्दी उठ जाओ, थोड़ी सी कॉफी पी लो। इस बोट के कैबिन में लेटा यह आदमी लूक था और इसको कॉफी ऑफर करने वाला कोई और नहीं बल्कि मोसाद का एजेंट डेरेक। ये मोसाद ही थी जिसने पिछली रात मोर्देकाई लूक को हॉस्पिटल से किडनैप कर लिया था और इससे पहले कि इटली की अथॉरिटीज कुछ कर पाती उसको एक प्राइवेट जेट में डाल इटली से माल्टा ले आया गया था और अब वहां से खारे पानी के रास्ते इजराइल ले जाया जा रहा था। इजराइल जहां अदालत में खड़े हो मोर्देकाई लूक को अपने एक एक अपराध का पूरा हिसाब देना था। यदि वो एक सिविलियन रहा होता तो शायद एक बार को मोसाद ने उसे माफ भी कर दिया होता, लेकिन जिस समय उसने अपने देश से गद्दारी कर इजिप्ट को चुना था वो आईडीएफ की रिजर्व फोर्सेस में ड्राफ्टेड था और अपने एक फौजी द्वारा की गई गद्दारी को मोसाद कभी माफ नहीं कर सकती थी। पूरे 5 दिन खारे पानी में बिताने के बाद सिप्रस के रास्ते होते हुए 9 नवंबर 1965 के दिन मोसाद की टीम लूक को ले इजराइल पहुंच जाती है। इजराइल की एक अदालत में मोर्देकाई लूक एके जोसेफ दहान के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज साहब उसे पूरे 13 साल के लिए जेल में डाल देते हैं।